दोस्तों, जब भी आप किसी से सजेशन लेते हैं यूपीएससी, सीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी के संदर्भ में, तो अधिकांशतः आपको यही सजेशन दिया जाता है कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी की बुक्स को अच्छे तरीके से पढ़िए ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो सके। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 6th से लेकर के 12th तक कौन कौन सी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। और इस वीडियो के अंदर मैं जितनी भी एनसीईआरटी बुक्स के बारे में चर्चा करूंगा उन सभी बुक्स को आप ऑनलाइन खरीद भी सकते हैं और उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब पहला प्रश्न तो ये स्टूडेंट के माइंड में आता है कि क्या 6 से लेकर के 12th तक सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी बुक्स हमें पढ़नी होती है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें एनसीईआरटी में मुख्यतया 5 सब्जेक्ट की एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी होती है। वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? पहला है हिस्ट्री, दूसरा है जियोग्राफी, तीसरा है पॉलिटिकल साइंस, चौथा है इकोनॉमिक्स और पांचवा है साइंस। यह 5 सब्जेक्ट हमें मुख्यतया पढ़ने होते हैं। तो अब हम ये जान लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन सी एनसीईआरटी की बुक्स है, उनका हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो सब्जेक्ट आता है वो सब्जेक्ट है हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक्स को। देखिए, इसका जो शीर्षक है वो है हमारे अतीत भाग 1 और ये कक्षा 6 की हिस्ट्री की बुक है। देखिए, ये बेसिकली जो बुक है ये प्राचीन भारत के इतिहास पर आधारित किताब है। इस किताब के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? ये जो बुक है, इस बुक के अंदर आपको जो पाषाण काल, उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता, फिर आती है वैदिक सभ्यता, फिर उत्तर वैदिक काल, फिर मगध साम्राज्य, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य साम्राज्य, इन सब बातों का जिक्र किया गया है आपके 6th क्लास की हिस्ट्री की बुक के अंदर। इसलिए जब आप एक बार ये बुक पढ़ लेते हैं तो प्राचीन भारत के इतिहास के संबंध में आपको एक बेसिक सी जानकारी हो जाती है। उसके बाद में हम लेते हैं 7th क्लास की जो हमारी हिस्ट्री की बुक्स है। इस बुक का शीर्षक है हमारे अतीत भाग 2। इसका शीर्षक था हमारे अतीत भाग 1। फिर 7th की जो बुक आती है उसका शीर्षक है हमारे अतीत भाग 2। देखिए, ये जो किताब है ये किताब है आपके मध्यकालीन भारत के इतिहास पर आधारित है। ठीक है, इस किताब के अंदर आपके जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे उनके बारे में और उसके अलावा जो मुगल साम्राज्य था उसके बारे में, इन सब जो चीजें हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। यानी कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में ये आप जब बुक पढ़ेंगे तो एक समझ आपके अंदर विकसित हो जाएगी। उसके बाद 8th की आपके 2 बुक्स आती है। ठीक है, हमारे अतीत भाग 3 और ठीक है, ये दोनों हैं। इन दोनों बुक्स के अंदर क्या पढ़ेंगे? हम आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से जब आप ये तीनों के तीनों बुक्स पढ़ लेते हैं, 8th के अंदर आपके 2 किताबें हैं। ये किताब तो एक ही है लेकिन इनके अलग अलग 2 भाग बना दिए गए हैं, भाग 1 और भाग 2। ठीक है ना, लेकिन ये किताब एक ही है, आप ये मानिए। अब देखिए, हमने क्या देखा अभी तक। 6th के अंदर आपके प्राचीन भारत एक बार कवर हो जाता है, 7th के अंदर मध्यकालीन भारत कवर हो जाता है और 8th के अंदर आधुनिक भारत है वो कवर हो जाता है। इस तरह से 6 से लेकर के 8th तक जब आप एक बार किताबें पढ़ लेते हैं तो भारत के इतिहास के संबंध में एक बेसिक सी समझ आपके अंदर हो जाती है। फिर जब हम 9th और 10th की किताबें पढ़ते हैं तो ये जो दोनों किताबें हैं, इसका शीर्षक है भारत और समकालीन विश्व और इसका शीर्षक है भारत और समकालीन विश्व भाग 2। इन दोनों किताबों के अंदर आपको विश्व के इतिहास के बारे में बताया गया है और साथ ही जब ये किताबें पढ़ेंगे आप 9th और 10th की, तो इनके अंदर पढ़ने से क्या होगा, आपको विश्व के इतिहास का प्रभाव भारतीय इतिहास पर कैसे पड़ा। जैसे विश्व के इतिहास के अंदर फ्रांस की क्रांति हुई थी, रूस की क्रांति हुई थी, जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ था, तो उनका प्रभाव भारत के अंदर कैसे पड़ा उसका आपको इसके अंदर जिक्र मिलेगा। तो इस तरह से जब आप 9th और 10th की जो बुक्स पढ़ेंगे तो इन किताबों को पढ़ने से विश्व के इतिहास के संबंध में आपको एक अच्छी खासी समझ विकसित हो जाती है। उसके बाद आगे आपकी जो बुक्स आती है वो है 11th क्लास की बुक। इस बुक का नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय। देखिए, ये जो बुक है ये पूरी की पूरी किताब आपके आधारित है विश्व के इतिहास पर। यानी कि इसके अंदर आपको काफी गहराई या डीपली के अंदर विश्व के इतिहास की जानकारी मिलेगी।
आपने 9th और 10th के अंदर जो भी इन दोनों किताबों के अंदर जो भी पढ़ा उन चीज़ों को इस किताब के अंदर और डीपली बताया गया है। यानी कि इसके अंदर मान लीजिए आपने फ्रांस की क्रांति को पढ़ा है तो इसके अंदर फ्रांस की क्रांति को और ज़्यादा डीपली बताया गया है। इस तरह से जब आप 9th 10th और 11th ये तीनों बुक्स पढ़ लेंगे तो विश्व के इतिहास की एक गहरी समझ आपके अंदर हो जाएगी। उसके बाद 12th के अंदर आपके 3 बुक्स है, ठीक है। पहली है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, दूसरी है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 और तीसरी है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3। देखिए भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 के नाम से जो किताब है ये किताब है वापस आपके प्राचीन भारत के इतिहास के संबंध में। यानी कि एक तो हमारी जो 6th क्लास की जो बुक थी वो थी प्राचीन भारत के इतिहास पर आधारित किताब थी। उसी तरह ये 12th की जो एक किताब है भाग है ये भी प्राचीन भारत के इतिहास पर है। यानी कि 6th के अंदर जो आपने जो चीजें पढ़ी थी वो तो यहाँ पर आपकी रिपीट होगी ही होगी और भी उनको यहाँ पर डीपली बताया गया है इस भाग 1 के अंदर। उसके बाद आपके जो भाग 2 आता है ये भाग 2 है मध्यकालीन भारत के इतिहास पर, ठीक है। इसके अंदर आपने 7th की जो बुक पढ़ी थी 7th की मैंने आपको बताया वो भी आपके मध्यकालीन भारत के इतिहास पर आधारित बुक थी। तो उन्हीं बातों को यहाँ पर इस 12th की जो भाग 2 है किताब उसके अंदर डीपली बताया गया है। और फिर आती है भारतीय इतिहास की कुछ विषय भाग 3 शीर्षक से, ये 12th हिस्ट्री का भाग 3 है। इसके अंदर जो हमने 8th के अंदर जो आधुनिक भारत के संबंध में जो चीजें पढ़ी थी वही यहाँ पर डीपली बताई गई है, ठीक है। आजादी तक की कहानी का जिक्र है, संविधान का फिर निर्माण हुआ था उसका भी थोड़ा बहुत यहाँ पर बताया गया है। इस प्रकार से 12th के अंदर जो आपकी तीनों की तीनों किताबें हैं इनके अंदर एक बार फिर से आपके पूरे के पूरे भारतीय इतिहास का जिक्र हो जाता है यहाँ पर। इस प्रकार से कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक हिस्ट्री की आपके कुल 10 किताबें हैं और इन 10 किताबों को पढ़ने पर आपके भारतीय इतिहास और विश्व के इतिहास के संबंध में एक गहरी समझ हो जाएगी। तो दोस्तों अब हमने ये तो जान लिया कि हमें 6 से लेकर 12 तक हिस्ट्री में कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। अब हम ये जान लेते हैं कि हमें 6 से लेकर 12 तक जियोग्राफी के अंदर कौन कौन सी एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी होती है। देखिए जियोग्राफी के अंदर 6 से लेकर 12 तक कुल 9 बुक्स है। वो बुक्स कौन कौन सी है उनको भी हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो 6th क्लास के अंदर हमारे जो जियोग्राफी की बुक्स है वो पृथ्वी हमारा आवास शीर्षक से बुक है जो हमें पढ़नी होती है। उसके बाद 7th क्लास के अंदर हमारा पर्यावरण शीर्षक से एक बुक आती है, ये 7th क्लास की जियोग्राफी एनसीईआरटी की बुक्स है। और उसके बाद 8th क्लास के अंदर एक बुक आती है जिसका शीर्षक है संसाधन एवं विकास और ये 8th क्लास की एनसीईआरटी जियोग्राफी की बुक्स है। उसके बाद हम बढ़ते हैं 9th क्लास की तरफ। तो 9th क्लास में एक बुक है जिसका नाम है समकालीन भारत, ये कक्षा 9 की जियोग्राफी की बुक्स है जिसको हमें पढ़ना होता है। और उसके बाद आते हैं हम 10th क्लास की जियोग्राफी की बुक्स के अंदर, इसका शीर्षक है समकालीन भारत भाग 2 और ये 10th क्लास की एनसीईआरटी की जियोग्राफी की बुक्स है। 9th क्लास की बुक का शीर्षक है समकालीन भारत भाग 1 और 10th क्लास की जो बुक है ये है समकालीन भारत भाग 2। तो ये यहाँ तक हो गई कुल 5 किताबें 6 से लेकर के 10 तक जियोग्राफी की। उसके बाद हम 11th क्लास के अंदर बात करते हैं। तो 11th की जो जियोग्राफी की बुक है उसमें कुल 2 किताबें हैं। पहली बुक है जिसका नाम है भारत भौतिक पर्यावरण, ये इंडियन जियोग्राफी पर बेस बुक है 11th क्लास की। और एक बुक और है 11th के अंदर जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये भी 11th क्लास एनसीईआरटी जियोग्राफी की बुक्स है। तो ये 2 ही बुक्स है जिनको हमें पढ़ना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं 12th क्लास की जियोग्राफी की बुक्स की। तो 12th में 2 जियोग्राफी की बुक्स है। एक बुक है जिसका शीर्षक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसके अंदर हमें ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में पढ़ने को मिलता है। और दूसरी जो बुक है उसका शीर्षक है भारत लोग और अर्थव्यवस्था, ये बुक भी 12th जियोग्राफी की बुक्स है। तो इस तरह से हमने देखा कि 6 से लेकर के 12th तक कुल 9 एनसीईआरटी जियोग्राफी की बुक्स है। तो एनसीईआरटी की ये 9 बुक्स आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो जियोग्राफी के बारे में आपको बेसिक नॉलेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आपको जियोग्राफी बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें पढ़ने को मिलेगी।
अब दोस्तों हमने हिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक्स देख ली, जियोग्राफी की एनसीईआरटी बुक्स देख ली। अब हम डिस्कस करते हैं पॉलिटी की एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। तो चलिए वन बाय वन हम ये भी जान लेते हैं कि 6 से लेकर के 12 तक कौन कौन सी पॉलिटी की बुक्स हमें पढ़नी है। तो पहली बुक है 6th क्लास के अंदर, जिसका शीर्षक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1। ये कक्षा 6 की पॉलिटी की बुक है, ठीक है। उसके बाद 7th क्लास की जो बुक है पॉलिटी की, उसका शीर्षक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2, और ये 7th क्लास की पॉलिटी की बुक है। और 8th क्लास की जो पॉलिटी की बुक है उसका भी शीर्षक वही है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3। ये है 8th क्लास की पॉलिटी की बुक। तो 6 से लेकर 8th तक 3 पार्ट में है, जिसका शीर्षक एक ही है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1, भाग 2 और भाग 3। ये 3 किताबें हैं 6 से लेकर 8th तक पॉलिटी के अंदर। उसके बाद 9th क्लास की जो पॉलिटी की बुक है वो है लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 1, और 10th के अंदर जो बुक है उसका भी शीर्षक वही है, लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। ये है 9th और 10th की पॉलिटी की बुक। और उसके बाद हम बढ़ते हैं 11th क्लास की तरफ। तो 11th के अंदर आपके पॉलिटी के अंदर कुल 2 बुक्स है। एक बुक है जिसका शीर्षक है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, और दूसरी जो बुक है वो है राजनीतिक सिद्धांत करके। ये 2 बुक है एनसीईआरटी पॉलिटी की 11th में। दोस्तों जो ये बुक है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार नाम से, 11th क्लास की इस बुक के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इतने अच्छे तरीके से बताया गया है और इतनी इजी और इंटरेस्टिंग लैंग्वेज में बताया गया है कि आपको पढ़ करके मजा आ जाएगा। इसके अंदर हमें संविधान कैसे बना, संविधान की हमें क्यों जरूरत होती है, हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं, चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बारे में, संघवाद के बारे में, स्थानीय स्वशासन के बारे में, और हमारे संविधान के अंदर जो क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या कमियां हैं उनके बारे में, हमारे संविधान का जो राजनीतिक दर्शन है उसके बारे में बात की गई है। कहने का मतलब है कि अगर एक बार आप ये बुक अच्छे तरीके से पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो उसके बाद आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने में आपको मजा आएगा। और इसमें बहुत ही सामान्य से अच्छे उदाहरण दे करके हमारे संविधान को अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है। और 11th के अंदर दूसरी जो बुक है राजनीतिक सिद्धांत शीर्षक से, इसके अंदर मुख्यतया हमें बताया गया है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, या फ्रीडम, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस, हमारे जो अधिकार होते हैं, नागरिकता होती है, राष्ट्रवाद होता है, धर्मनिरपेक्षता होती है, शांति, विकास, ये सब चीजें हैं। इनमें 1 बाय 1 सबके ऊपर एक एक चैप्टर है, और उस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में विभिन्न जो थिंकर होते हैं उनके क्या थॉट है, उन सब के बारे में इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो राजनीतिक सिद्धांत करके ये एक बुक है 11th के अंदर। और उसके बाद हम बात करते हैं 12th क्लास की पॉलिटी की। तो 12th के अंदर 2 और बुक्स है। एक बुक है जिसका शीर्षक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, और दूसरा है समकालीन विश्व राजनीति। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत में राजनीति शीर्षक से जो बुक है, इस बुक के अंदर मुख्यतया जो हमारे आजादी के बाद में जो भारत था, तो आजादी के बाद के भारत की पॉलिटिक्स किस प्रकार से चल रही है, शासन व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है, उसके बारे में मुख्यतया इसके अंदर डिस्कस किया गया है। और 12th की जो दूसरी बुक है समकालीन विश्व राजनीति शीर्षक से, इस बुक के अंदर हमें भारत के समकक्ष जो दूसरे देश हैं उनकी पॉलिटिक्स किस प्रकार से वर्क कर रही है, और इंडिया का उनके साथ कैसा रिलेशन है, ये सब बातें हमें इस बुक के चैप्टर्स के अंदर हमें देखने को मिलेगी। जिसके अंदर हमें शीत युद्ध के बारे में, या 2 ध्रुवीयता का अंत किस प्रकार से हुआ था उसके बारे में, या पूरे विश्व के अंदर जो अमेरिकी वर्चस्व था उसके बारे में, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, समकालीन दक्षिणी एशिया, या वर्ल्ड के अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे WHO हो गया, WTO हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, ऐसे संगठनों के बारे में, और पूरे वर्ल्ड में जैसे जो विश्व की सुरक्षा है, जैसे मान लीजिए भाई आतंकवाद जैसा मुद्दा है, तो ये जो सेफ्टी के मुद्दे हैं इनके बारे में इसमें डिस्कस है। साथ ही हमारे जो मनुष्य द्वारा जो भी गतिविधियां की जाती है, उन गतिविधियों के कारण हमारे पर्यावरण का जो हनन होता है, या जिस तरह से हम रिसोर्सेज का उपयोग कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, ये धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर आ जाएंगे। तो ऐसी जो चिंताएं होती है उनके बारे में इसमें बात की गई है। साथ ही जो
ग्लोबलाइजेशन का दौर है, वैश्वीकरण क्या है, उसके बारे में काफ़ी अच्छे से इस बुक के अंदर बताया गया है। तो इस तरह से 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक पॉलिटिकल साइंस में कुल 9 बुक्स है, और इन 9 बुक्स को अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल साइंस की एक बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर हो जाएगी, और जब आप फिर स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे तो उनको पढ़ने में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। अब दोस्तों, हमने हिस्ट्री की सारी बुक्स देख ली, जियोग्राफी की सारी बुक्स देख ली, पॉलिटिकल साइंस की सारी बुक देख ली। अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन सी एनसीईआरटी की बुक्स हमें पढ़नी है। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स की बुक्स के बारे में मैं आपको बात बता दूं कि जो इकोनॉमिक्स की हमारी बुक्स है वो 9th क्लास से शुरू होती है। 6th, 7th और 8th में इकोनॉमी के लिए अलग से कोई एनसीईआरटी की बुक्स नहीं है। तो 9th की जो हमारी इकोनॉमिक्स की बुक है, इसका शीर्षक ही अर्थशास्त्र रखा गया है, और ये बहुत पतली सी किताब है, ठीक है ना, 40 पेज की किताब है। आप चाहें तो इसको एक दिन में भी पूरा पढ़ सकते हैं। और 10th क्लास के अंदर जो इकोनॉमी की बुक है वो है आर्थिक विकास की समझ। इसके अंदर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको मुख्यतया शीर्षक मान करके ये पूरी बुक उसके ऊपर लिखी गई है, और सामान्य से छोटे छोटे उदाहरण दे करके इस बुक के अंदर आर्थिक विकास की समझ को बताया गया है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं 11th क्लास के अंदर इकोनॉमिक्स की कौन सी बुक है। तो उसका शीर्षक है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। दोस्तों, इस बुक के अंदर आज़ादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर किस प्रकार से उतार चढ़ाव आए हैं उनके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया है, और ये 11th क्लास की बुक है जिसका शीर्षक है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। दोस्तों, 11th क्लास के अंदर एक बुक और है जिसका शीर्षक है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। लेकिन दोस्तों, उस बुक को आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के नज़रिए से वो बुक आपकी इतनी हेल्पफुल नहीं है, और उसको आप पढ़ोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा, कोई आउटपुट नहीं निकलेगा उसका। अब तो मैंने आपको ये बात क्लियर बता दी कि 11th के अंदर आपको केवल एक ही बुक पढ़नी है इकोनॉमिक्स में, जो बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास शीर्षक से। और अब 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक की बात करें तो उसका शीर्षक है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय नाम से। लेकिन दोस्तों, 12th के अंदर एक बुक और है जिसका शीर्षक है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय नाम से बुक है, उसको भी आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो भी आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए इतनी काम की बुक नहीं है। आपको केवल और केवल समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय नाम से जो बुक है उस बुक को आपको पढ़ना है। तो हमने देखा कि इकोनॉमिक्स में कुल 4 बुक है। 9th के अंदर एक है, 10th के अंदर एक है, 11th के अंदर एक है, और 12th के अंदर एक है। इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी की केवल 4 बुक्स आपको पढ़नी है। अब दोस्तों, एक और सब्जेक्ट बच जाता है, वो सब्जेक्ट है साइंस। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि साइंस के अंदर कौन कौन सी एनसीईआरटी की बुक्स हमें पढ़नी है। तो दोस्तों, साइंस के अंदर हमें 6 से लेकर के 10th तक एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है। ये है 6th क्लास की साइंस की बुक, और ये है 7th क्लास की साइंस की बुक, और ये है हमारे 8th क्लास की साइंस की बुक, ठीक है। और उसके बाद ये है हमारे 9th क्लास की साइंस की बुक, और ये है हमारे 10th क्लास के लिए साइंस की बुक। 6 से लेकर के 10th तक के लिए 5 साइंस की बुक है जो हमें पढ़नी है। अब दोस्तों, 6 से 10th तक साइंस की बुक पढ़ने के बाद में 11th और 12th के अंदर हमें 2 बुक और हैं जो हमें थोड़ी बहुत पढ़नी है। 11th के अंदर जो जीव विज्ञान की बुक है, बायोलॉजी की, ये बुक हमें पढ़नी है, और ये बुक हमें पूरी नहीं पढ़नी है। ऐसे देखें तो ये बुक लगभग 330 पेज की बुक है, लेकिन इनमें से हमें कुछ सिलेक्टिव चैप्टर पढ़ने हैं। जैसे आपने यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का जो सिलेबस देखा है, तो उस सिलेबस में जो भी कोई टर्म है वो अगर मेंशन है, तो इससे रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आपको मिल जाता है तो वो आप इस बुक में से पढ़ सकते हैं। और ये फर्स्ट पेज से लेकर के लास्ट पेज तक इस बुक को नहीं पढ़ना है। अगर आप उतना समय इसमें दोगे तो उसका आपको इतना आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद 12th के अंदर जो ये बुक है बायोलॉजी की, ये बुक भी काफ़ी बड़ी बुक है, लेकिन इस बुक में से भी मैं आपको सिलेक्टिव चैप्टर बता देता हूँ। देखिए, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 10 तक आप कोई भी मत पढ़िएगा, सारे के सारे आप छोड़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 11 से लेकर के 16 तक जो ये चैप्टर है,
ये सारे चैप्टर आप 12th क्लास की बायोलॉजी की बुक से पढ़िएगा, क्योंकि ये जो हमारे चैप्टर है ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी और जैव प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है, तो इनका काफ़ी अच्छा खासा रोल होता है। तो उसकी बेसिक की समझ आपको 12th क्लास की जीव विज्ञान की ये साइंस की बुक पढ़ने से हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये बुक है जो हमें साइंस की बुक पढ़नी है, और उसके बाद 11th-12th के अंदर कोई भी वो दूसरी बुक आप पढ़ने मत लग जाना। ऐसा नहीं हो कि आप फिजिक्स भी शुरू हो जाए, केमिस्ट्री भी पढ़ना शुरू हो जाए, वो आपको नहीं पढ़नी है। मैं बेसिक की जितनी भी जो बुक होती है उनके बारे में बात कर चुका हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से 6 से लेकर के 12th तक साइंस की कौन कौन सी बुक है इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों अभी तक के इस वीडियो में हमने देखा कि हिस्ट्री के लिए 6 से लेकर के 12 तक कुल 10 बुक्स हमें पढ़नी है, ज्योग्राफी के लिए 6 से लेकर 12 तक कुल 9 बुक्स है, पॉलिटिकल साइंस के लिए 6 से लेकर के 12 तक कुल 9 बुक्स है, इकोनॉमिक्स के लिए मैंने आपको बताया कि वो 9th क्लास से ही शुरू होती है और 9th से लेकर के 12 तक हमें 4 बुक्स पढ़नी है, और साइंस के लिए 6 से लेकर के 10 तक हमें 5 बुक्स पढ़नी है, और बायोलॉजी है 11th और 12th की, उसमें से हमें कुछ 2 बुक्स पढ़नी है और उनमें से भी सिलेक्टिव चैप्टर पढ़ने हैं। तो इस प्रकार से 6 से लेकर के 12th तक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस की टोटल 39 बुक्स है दोस्तों, ये हमें पढ़नी है। तो ये 39 बुक्स को देख करके आपको घबराना नहीं है कि इतनी सारी NCERT की बुक्स हम कब पढ़ेंगे। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं तो 6 महीने के अंदर ये आप सारी बुक्स पढ़ सकते हैं, और अगर आपके पास थोड़ा सा समय है, अगर आप अभी अटेम्प्ट नहीं देने वाले हो, तो आप आराम से 1 साल का समय लगा करके इन सारी बुक्स को पढ़ लीजिए। देखिए मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि अगर आप ये 5 सब्जेक्ट मैंने जो बताए हैं ये सारी बुक्स आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, तो उसके बाद जब आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे तो उन बुक्स को पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आपके अंदर बेसिक की समझ ऑलरेडी होगी, ठीक है ना। और स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर फिर जो बातें होगी उनमें से लगभग 40% बातें आपको ऑलरेडी आएगी, क्योंकि आपने NCERT को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। इसीलिए जब आप किसी भी व्यक्ति से पूछते हैं कि मैं UPSC CSE की तैयारी करना चाहता हूँ या स्टेट PCS की तैयारी करना चाहता हूँ, तो मैं तैयारी की शुरुआत कहाँ से करूँ, तो लगभग हर व्यक्ति आपको यही सलाह देगा कि आप तैयारी की शुरुआत इन NCERT की बुक्स को पढ़ने से कीजिए। तो जितनी भी NCERT बुक्स है 6 से लेकर के 12 तक कौन कौन से सब्जेक्ट की बुक है वो मैंने सारी आपको बता दी है, बुक्स भी आपको दिखा दी है। और अगर आप इन बुक्स को ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो उसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी गई है, वहाँ से आप इन बुक्स को ऑनलाइन अपने घर पर मंगवा सकते हैं।